आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां जो है कुछ जो है सीआरपीसी का जो भाग शेष रह गया था उसे पूरा करते हैं और एनसीआर रिपोर्ट को समझते हैं। जी हाँ, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट जो है असंख्य अपराधों, जी हाँ असंख्य अपराधों, कम गंभीर अपराधों से संबंधित है। नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट या कहें एनसीआर रिपोर्ट, जिसका वर्णन है धारा 155 में। जी हाँ, संज्ञेय अपराधों के लिए तो संबंधित था एफआईआर, संज्ञेय अपराधों से संबंधित है एफआईआर जो 154 में है, और असंज्ञेय अपराध कम गंभीर अपराधों संबंधित है एनसीआर रिपोर्ट, जिसका वर्णन है धारा 155 में, धारा 155 में। और ध्यान रखिए असंज्ञेय अपराधों में, जी हाँ असंज्ञेय अपराधों में बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्या असंज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? तो नहीं, वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है, वारंट के साथ। जी हाँ, वारंट न्यायालय द्वारा जारी वारंट के साथ जो है असंज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी संभव है, और बिना वारंट की गिरफ्तारी संज्ञेय अपराधों में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। धारा 160 क्या कहती है, धारा 160 क्या कहती है? पुलिस थानों में, जी हाँ पुलिस थानों में जो बाध्य नहीं है, पुलिस थानों में किसे आप बयान देने के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं। पुलिस कार्यवाही में आप जो है थाने में किसे बुला नहीं सकते जबरदस्ती। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 65 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति को, मानसिक या शारीरिक विकलांग वाले व्यक्ति को, या किसी स्त्री को। यह भी ध्यान रखना है धारा 160 क्या परिभाषित करती है। धारा 160 कहती है कि पुलिस थाने में बयान दर्ज कराने के लिए किसी केस संबंधित आप 15 वर्ष से आयु के कम बच्चे को नहीं बुला सकते हो। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के साथ कोई जबरदस्ती थाने के लिए नहीं कर सकते हो, उसकी समझ के साथ ही जो है ये कार्रवाई होती है। मानसिक या विकलांग चित्त वाले व्यक्ति को जो है आप थाने में नहीं बुला सकते हो, या किसी स्त्री को नहीं बुला सकते हो, ये परिभाषित करते हैं धारा 160 में। आप जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हो। धारा 164, जी हाँ धारा 164 के तहत ही कोई बयान दर्ज होता है, ये भी ध्यान रखना है, अच्छी धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बात की जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बचे हैं इनको समझते हैं, बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न मिलने वाला है। पुलिस अभिरक्षा, जी हाँ रिमांड, कई बार जो है रिमांड शब्द जो है बहुत सुर्खियों में आता है कि रिमांड जो है, रिमांड क्या होती है? पुलिस अभिरक्षा। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जो है किसी अपराधी को जो है पुलिस रिमांड के लिए भेजा जाता है तो उसका अधिकतम समय 15 दिन तक ही होता है, 15 दिन तक ही होती है पुलिस रिमांड, ये ध्यान रखना है। न्यायिक अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा, ये ध्यान रखना है कि न्यायिक अभिरक्षा क्या है। जब न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जांच जो है चल रही हो तो उसे जो है न्यायिक अभिरक्षा में 60 दिन तक रखा जा सकता है। यदि कोई केस गंभीर प्रकृति का है, मृत्युदंड से संबंधित है, तो उसे 90 दिन तक ही रखा जा सकता है न्यायिक अभिरक्षा में, तो ये ध्यान रखना है। पुलिस अभिरक्षा, पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिन, न्यायिक अभिरक्षा सामान्य अपराधों में 60 दिन और गंभीर श्रेणी के अपराधों में 90 दिन होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए बस आप, ये ध्यान रखना है। पुलिस डायरी, जी हाँ पुलिस डायरी, केस डायरी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की जो है सारी की सारी जो है रिपोर्ट होती है, उसे पुलिस डायरी कहते हैं, केस डायरी कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन समझिए, पिछली बार भी पूछा गया था कि पुलिस डायरी, केस डायरी सीआरपीसी किस धारा में है, तो इसको तो आप ध्यान रखना ही रखना, 172 धारा में है। और 173, जी हाँ 173 में चालान, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। और बड़े ध्यान समझते हैं, देखिए जहाँ से प्रश्न आने वाला है उसमें आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। धारा 173 से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं सीआरपीसी में। चार्जशीट क्या है, चालान क्या है, फाइनल रिपोर्ट क्या है, पहले समझते हैं। ध्यान रखना, चार्जशीट क्या है? जब पुलिस कार्रवाई होती है, किसी जो है अपराधी के विरुद्ध एक चार्जशीट दाखिल कर ली जाती है और सारा ब्यौरा लिख दिया जाता है, कहाँ से साक्ष्य उपलब्ध कराए, उसका नाम जो है, कितने जो है लोग जो है इस षड्यंत्र में शामिल है, कहाँ का वो स्थान है जहाँ पर ये जो है घटना घटित हुई है, सब एक चार्जशीट दाखिल कर ली जाती है और ये चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मगर इसके कुछ नियम हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। जो अपराध जो है 10 वर्ष, जी हाँ जिस अपराध में 10 वर्ष की सजा है, उससे कम की सजा है, तो न्यायालय में 60 दिन, जी हाँ 60 दिन के अंदर जो है चार्जशीट रिपोर्ट दाखिल की जाती है। और जो है 10 वर्ष से अधिक जो है अपराध 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाती है।
अब एक और ध्यान रखना है कि 3 माह के अंदर भी चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है यदि बच्चों से संबंधित अपराध है। बच्चों से संबंधित अपराध है तो 3 माह के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि जो है चार्जशीट किसी अपराधी में जो है ये लगे कि हाँ ये तो जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं किसी अपराधी पर, और तब जो है उस चार्जशीट को जो है न्यायालय द्वारा फिनिश कर दिया जाता है, उसी को ही फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। फाइनल रिपोर्ट, जी हाँ, यदि किसी चार्जशीट में ये लगे पुलिस कार्रवाई में कि वो जो है जितने भी आरोप लगाए गए थे सब झूठे हैं, तब जो है वो चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट में तब्दील हो जाती है और 167B के तहत उस व्यक्ति को जमानत भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि झूठे आरोप यदि किसी पर लगे हों तब जो है फाइनल रिपोर्ट जो है झूठे आरोपों से संबंधित है। और चार्जशीट का मतलब है कि यदि आपने जो है आरोप साबित हो गए हो तो आरोप साबित होते हैं चार्जशीट में, तब चार्जशीट पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। और इसको जो है किस धारा में वर्णित है, धारा 173 में है। और धारा 167B का भी संबंध इसी से ही है, ये भी आपने ध्यान रखना है। धारा 173 क्या कहती है, 173 क्या कहती है, यदि कोई बलात्संग, जी हाँ, बलात्संग से संबंधित अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन है, तो 3 माह के अंदर ही उसकी जांच होती है। 173A कहता है। और इसमें संशोधन किया गया है, CRPC की संशोधन प्रक्रिया 2018 के तहत संशोधन किया गया था। 195, जी हाँ, धारा 195 के भाग 3 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है, न्यायालय को परिभाषित किया गया है। और जिलों में, राज्यों में ध्यान रखना 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं, किसी भी राज्य में 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। धारा 197, जी हाँ, न्यायाधीश और लोक सेवकों के अभियोजन। लोक सेवकों का अभियोजन क्या है, इस धारा को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। धारा 197 क्या है, देखिए, न्यायाधीश है यदि कोई लोक सेवक है, कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, किसी राज्य सरकार का है, या आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, या केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो एकदम जो है उस पर सीधी आपराधिक प्रक्रिया नहीं चलती है। पहले जो है जिस सरकार का वो जो है कर्मचारी है वहाँ से अनुमति ली जाती है, तब उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई चलती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये अभियोजन से रक्षा, न्यायाधीशों व लोक सेवकों के अभियोजन से रक्षा, ये धारा 197 में परिभाषित है, CRPC की धारा 197 में परिभाषित है। धारा 198 क्या कहता है, विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित। जी हाँ, विवाह के विरुद्ध कोई भी अपराध है, दहेज के कोई केस हैं, तो वो सब जो है CRPC की धारा 198 में परिभाषित है। ऐसे ही ये केस जो है विवाह से संबंधित IPC की धारा में भी 498A में भी परिभाषित है। तो ये भी कुछ अलग सी धारा है, ये ध्यान रखना है। विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित CRPC की जो धारा है वो है धारा 198। धारा 209 क्या कहती है, मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को सुपुर्द करना। यदि कोई केस है और जब मजिस्ट्रेट उस केस को सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट, जी हाँ, सेशन कोर्ट में जो है सुपुर्द कर देता है, तो वो होता है धारा 209 के तहत। अगली कुछ धाराएं हैं कि आरोप जो है, आरोप क्या है, चार्जेस क्या है, चार्जेस की धाराएं, आरोप कैसे साबित किए जाते हैं, सब प्रक्रिया धारा 211 से 224 में बताई गई है। धारा 300, जी हाँ, धारा 300 ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त के बाद पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धारा 300, एक बार यदि दोष सिद्ध हो जाए या उस अपराधी को दोष मुक्त कर दिया जाए तो पुनः विचारण नहीं हो सकता। ये जो है आपके संविधान में भी बताया गया है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 के भाग 2 में, तो धारा 300 में बताया गया है CRPC में। धारा 357 क्या कहती है, पीड़ित प्रतिकर योजना। पीड़ित प्रतिकर योजना, यदि न्यायालय लग रहा है कि इस कार्यवाही में न्यायालय के द्वारा कुछ कंपेंसेशन भी दिया जाए, तो वो जो है पीड़ित प्रतिकर योजना बोलती है, जिसका वर्णन धारा 357 में है। और सबसे जो है लास्ट के 2 पॉइंट इनको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। धारा 438 क्या कहती है, अग्रिम जमानत से संबंधित है। अग्रिम जमानत क्या होती है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान समझिए। ध्यान रखिए, यदि आपने लग रहा है कि कोई जो है आपको जो है अपराधी बना सकता है किसी ना किसी केस में, तो आप जो है न्यायालय से पहले ही अग्रिम जमानत करवा सकते हो। यदि आपने पता है कि किसी केस में आपका झूठा नाम आने वाला है, तो आप अग्रिम जमानत करा सकते हो, मगर केस फाइल होने से पहले ही आपको अग्रिम जमानत करानी होती है। इसका वर्णन है धारा 438 में। और ध्यान रखना है कि CRPC में, जी हाँ, CRPC में क्या है, तो निर्देश भी है, अपील भी है, पुनरीक्षण भी है,
मगर ये प्रश्न पूछा गया था कि सीआरपीसी में क्या नहीं है, तो पुनर्विलोकन रिव्यू का सिद्धांत सीआरपीसी में नहीं है। ठीक है, तो हमने सीआरपीसी को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। बस इसी पॉइंटों को जो है, सारे पॉइंटों को आप नोट करिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। साथ में जो है वीडियो के आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ जो है पॉलिटी के जो है टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली हैं, स्पेशल यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हैं, उनको आसानी से निकालिएगा। और पार्ट 1, जी हाँ, सीआरपीसी का पार्ट 1 अवश्य देखिए, इसी में भी जो है बहुत बातें आपको बताई गई हैं। धन्यवाद।